दोस्तों, आप पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं तो ये शायद वीडियो आपके लिए ना हो। लेकिन आपको ज़रा सा भी यकीन है या फिर बस जिज्ञासा भर है कि क्या वाकई हमारे हाथ हमारी कहानी बता सकते हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प साबित होने वाला है। हमने कोशिश की है कि हर छोटी से छोटी जानकारी भी आपको आसान भाषा में समझाएं, ताकि सीखते सीखते आपको आनंद भी आए। ज़रा एक बार सोच कर देखिए, अगर सिर्फ हाथ देखकर किसी का स्वभाव और भविष्य जाना जा सके तो कितना अच्छा होगा। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसकी यही खूबसूरती है, क्योंकि हम सिर्फ जल्दी जल्दी बातें करके निकलना नहीं चाहते, बल्कि आपको गहराई और क्वालिटी के साथ सब बताना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने ही हाथों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए? और हाँ दोस्तों, पामिस्ट्री कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे बस एक ही झटके में समझ लिया जाए। थोड़ा टाइम लगेगा और हो सकता है पहली बार में कुछ क्लियर भी ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा भी आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है आपको हस्तरेखा शास्त्र के बारे में बताना और निशा दही जी की किताब पामिस्ट्री गाइड, जो पामिस्ट्री गुरु दयानंद वर्मा जी की रिसर्च पर आधारित है, उससे आपको परिचित करवाना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने किताब में दी हुई बातों को थोड़े आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान रहे, पामिस्ट्री भी ज्योतिष की तरह केवल संभावनाएं और संकेत ही बताती है। और मेरा मानना भी आप ही की तरह है कि कर्मा इज सुप्रीम, हमारी मेहनत और कर्म ही असली किस्मत बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस विद्या पर विश्वास रखते हैं और इसमें दिलचस्पी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक संस्कृत के श्लोक से। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी ही कर मध्य सरस्वती कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सरल अर्थ इसका यह है, उंगलियों के सिरों में लक्ष्मी का वास है, हथेली के बीच में सरस्वती का और हथेली के पिछली ओर ब्रह्मा जी का। इसलिए सुबह उठते ही हमें अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। यह श्लोक ही हाथ के महत्व को सिद्ध करता है कि हमारा हाथ कोई साधारण हाथ नहीं है, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सोचिए, जिस तरह एक कार्डियोलॉजिस्ट आपके दिल की धड़कनों को समझने के लिए ईसीजी का ग्राफ पढ़ता है, उसी तरह एक कुशल हस्तरेखा विशेषज्ञ आपके हाथ की रेखाओं का अध्ययन करके आपके अंदरूनी मन और जीवन की दशा को पढ़ सकता है। इस किताब को पढ़कर और इस वीडियो को समझकर आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का कैरेक्टर रीडिंग कर पाएंगे और एक रहस्यमय अंदाज में उनके भविष्य की झलक दिखा पाएंगे। आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हथेली और उंगलियों की लंबाई का क्या महत्व होता है, 4 प्रकार के हाथ कौन कौन से हैं, अंगूठे का क्या रहस्य होता है, उंगलियों पर बने चिन्ह का क्या मतलब है, रेखाएं और नाखूनों के बारे में जानेंगे, पर्वत जिन्हें कि माउंट्स भी कहते हैं वो क्या होते हैं, हथेली में समय का निर्धारण कैसे होता है, और यहाँ तक कि अंगूठियों का क्या अर्थ होता है। आपके हाथ बिना एक शब्द कहे आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ का आकार और लंबाई आपकी ताकतों और कमजोरियों की जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी हथेली लंबी और उंगलियां पतली हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका हाथ जल तत्व है। इसका मतलब आप संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और अंतर्ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आपकी हथेली छोटी और उंगलियां भी छोटी हैं तो आपका हाथ पृथ्वी तत्व है, मतलब आप व्यवहारिक, भरोसेमंद और मेहनती हैं। यानी दोस्तों, सिर्फ हाथ देखकर ही इंसान के स्वभाव और भविष्य के बारे में कई राज खोले जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम हाथ देखने वाले विशेषज्ञों के पास हाथ क्यों ले जाते हैं? तो इसका जवाब बहुत सीधा है दोस्तों। जब हमारी जिंदगी में कोई समस्या होती है, जैसे शादी में रुकावट, नौकरी का ना मिलना, व्यापार में नुकसान या घर परिवार में कलह, तो ऐसी स्थिति में हम पामिस्ट्री की ओर जाते हैं ताकि हमें सही दिशा मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हस्तरेखा शास्त्र के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत में हस्तरेखा शास्त्र को हस्तरेखा विज्ञान या हस्त सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। इसका उल्लेख समुद्र ऋषि के समुद्रिका शास्त्र में भी मिलता है, जो शरीर और हाथ की रेखाओं से जीवन का अध्ययन करते थे। भारत में इसे ज्योतिष का हिस्सा माना गया और हजारों वर्षों से इसका प्रयोग भविष्य और व्यक्तित्व जानने के लिए किया जा रहा है। एक और सवाल उठता है कि यह साइंस है या आर्ट? तो दोस्तों, पामिस्ट्री एक कला और विज्ञान दोनों है। इसमें हाथ की रेखाओं और आकृतियों से व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और भाग्य तक का अध्ययन किया जाता है।
दोस्तों, इसमें महारत पाने के लिए वर्षों का अभ्यास चाहिए, लेकिन इस किताब की मदद से आप शुरुआती स्तर पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा हाथ देखा जाए, दायां या बायां? दोस्तों, प्राचीन भारतीय हस्तरेखा शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री का बायां हाथ मतलब उल्टा हाथ और पुरुष का दायां हाथ मतलब सीधा हाथ अध्ययन के लिए प्रमुख माना जाता है। लेकिन पाश्चात्य हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के दोनों हाथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। आप इस बात से आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि हस्तरेखा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। ये संपूर्ण विश्व के लोग अपनाते आए हैं और आपको इस बात पे और हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें जो हस्तरेखा पे लिखी गई हैं वो वेस्ट के लोगों ने लिखी हैं। दोस्तों, बात करते हैं हस्तरेखा शास्त्र की शाखाओं के बारे में। तो इसकी मूलतः 2 शाखाएं होती हैं। पहली कायरोग्नोमी, इसमें हाथ के आकार, पर्वत जिन्हें माउंट्स भी कहते हैं, बनावट, हाथ की गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी, लंबाई, चौड़ाई और उंगलियों की मोटाई पतलाई के अध्ययन से संबंधित है। दूसरी शाखा है कायरोमैंसी, इसमें हाथ की रेखाओं का ज्ञान है जिनसे व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव, अतीत और भविष्य की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अब खत्म हुआ हस्तरेखा शास्त्र का बुनियादी परिचय और अब हम इस किताब में दिए हुए अध्यायों की गहराई में उतरते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हस्तरेखा शास्त्र में पूरे हाथ यानी नाखून, उंगलियां, अंगूठा, हथेली आदि को बारीकी से देखना होता है और उनके बारे में समझना होता है किसी भी एनालिसिस को करने के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हाथों के अध्ययन से, जो कि कायरोग्नोमी के अंतर्गत आता है। इस भाग में हम जानेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र में हाथों को कितने प्रकारों में बांटा गया है और उनका क्या अर्थ होता है। चलिए बात करते हैं अब हाथों के प्रकार के बारे में। हाथों को मुख्य रूप से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हर तरह का हाथ इंसान के स्वभाव, सोच और आदतों के बारे में बताता है। दोस्तों, इस किताब के मुताबिक इसमें पहली कैटेगरी है एलिमेंट्री हैंड मतलब प्राथमिक हाथ। ऐसे हाथों की हथेलियां छोटी, मोटी और सख्त होती हैं और इसके साथ साथ अंगूठा भी छोटा होता है। ऐसे लोग दिमागी तौर पर ज़्यादा विकसित नहीं होते, गुस्से में बहुत जल्दी आते हैं और हिंसक भी हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरा कैटेगरी है चौकोर हाथों की। हथेली चौकोर होती है और उंगलियों के सिरे भी चौकोर होते हैं। ऐसे लोग मेहनती, व्यवस्थित और व्यवहारिक सोच वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में कल्पना शक्ति बहुत कम होती है, लेकिन अनुशासन प्रिय होते हैं मीन्स डिसिप्लिन्ड। ऐसे लोग धर्म, कानून, नियम कायदों का पालन ईमानदारी से करते हैं। तीसरी कैटेगरी है स्पैचुलेट हैंड। ऐसे हाथों की उंगलियों के सिरे चम्मच जैसे चौड़े होते हैं। ऐसे लोग काम के प्रति उत्साही मतलब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, मतलब उनमें कंसिस्टेंसी की कमी होती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। चौथी कैटेगरी है दार्शनिक हाथ, फिलोसफिक हैंड। दोस्तों, ऐसे लोगों की उंगलियां लंबी होती हैं और जोड़ों पर गांठें साफ दिखाई देती हैं। ऐसे लोग सोचने, समझने और विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। हर चीज़ को परख कर ही मानते हैं। दिमागी ताकत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छे विचारक, फिलोसफर होते हैं। पांचवी कैटेगरी है शंकु आकार हाथ, कोनिकल हैंड। ऐसे लोगों की उंगलियों के सिरे गोल होते हैं और वो बहुत ही भावुक, संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी होते हैं। कला, संगीत और समाज में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। माहौल से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। छठी कैटेगरी है मानसिक हाथ। ऐसे लोगों की उंगलियों के सिरे नुकीले और जोड़ बहुत नरम होते हैं। ऐसे लोगों की काम करने की क्षमता बहुत कम होती है। ये व्यवहारिक थोड़ा कम होते हैं, बल्कि कल्पनाशील और बहुत संवेदनशील होते हैं। ये ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रेरित होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संगठित नहीं रह पाते। सातवीं कैटेगरी है मिक्स्ड हैंड की, मिश्रित हाथ। इसमें अलग अलग तरह की उंगलियां होती हैं, जैसे कि एक उंगली शंकु जैसी और दूसरी नुकीली। ऐसे लोग बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। उनमें अलग अलग टाइप के टैलेंट होते हैं। इनका स्वभाव भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसी तरह भारतीय अध्ययन के अनुसार भी और कई प्रकार के हाथ होते हैं। आइए इनको भी एक बार देखते हैं। इनकी कैटेगरीज होती हैं लचीले हाथ, मजबूत हाथ, कठोर, चौड़े, लंबे, भारी और पतले हाथ। आइए दोस्तों, इनको भी एक एक करके हम जानते हैं। पहली कैटेगरी में लचीला हाथ। दोस्तों, जिनके हाथ लचीले होते हैं, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत खुला हुआ होता है। वो लोग नई बातें बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बहुत कम शो करते हैं। दूसरी कैटेगरी है मजबूत हाथ, फर्म हैंड। ऐसे लोगों की हथेलियां बहुत ही सख्त और त्वचा बहुत लचीली होती है। ऐसे लोग विचारों और काम दोनों में बहुत पक्के होते हैं। निर्णय लेने में बहुत अच्छे और तर्कसंगत होते हैं। हमेशा वो लॉजिक की बातें करते हैं। बिना लॉजिक के बात करना उनको अच्छा नहीं लगता। तीसरी कैटेगरी है बहुत कठोर हाथ वाले लोगों की। ऐसे लोग नए विचारों को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं।
उनकी तरफ से आपको हमेशा रेजिस्टेंस फेस होगा। दोस्ती में भी पारंपरिक सोच रखते हैं, कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, लेकिन वो लोग बहुत मेहनती और परिश्रमी होते हैं। अगली कैटेगरी है चौड़े हाथ वाले लोगों की, जिनकी हथेलियां बहुत चौड़ी और उंगलियों के सिरे चकोर होते हैं। ऐसे लोग व्यवहारिक होते हैं और कल्पना शक्ति उनमें बहुत कम होती है, लेकिन निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं। अगर त्वचा लचीली हो तो उनके काम की गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। फिर आते हैं लंबे हाथ वाले लोगों के। तो ऐसे लोगों की हथेलियां बहुत लंबी और उनकी सोचने विचारने और योजनाएं बनाने की आदत दिखाती है। ऐसे लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने में रहना पसंद करते हैं, शारीरिक ताकत से ज्यादा दिमागी ताकत रखते हैं। अगर उंगलियों पे उनके गांठें हों तो और भी व्यवहारिक सोच रखते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है हैवी हैंड, भारी हाथ वाले लोगों की। तो ऐसे लोगों की हथेली मोटी और बहुत भारी होती है। ऐसे लोग साहसी और मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों में काम करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। अगर त्वचा लचीली हो तो ये लोग व्यवहारिक और स्थिर स्वभाव के साथ साथ कला प्रेमी भी होते हैं। लेकिन अगर हाथ नरम और ढीले हों तो ये लोग मेहनत से बचते हैं, मौज मस्ती और भोग विलास में समय बिताते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों पतले हाथ वाले लोगों के, और ये शायद आखिरी कैटेगरी है। ऐसे लोगों की हथेली पतली होती है, मसल्स हाथों पे बहुत कम होती है, और ऐसे लोग रूढ़िवादी संकुचित सोच वाले मींस नैरो माइंडेड थिंकिंग वाले लोग होते हैं। ये थोड़े कम साहसी होते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ करेज बहुत कम दिखाते हैं। चलिए, यह तो बात हो गई हाथों और उनकी बनावट की। अब जैसा हम जानते हैं पामिस्ट्री में पूरे हाथ का विश्लेषण करना होता है। इसमें उंगलियों की नोक मतलब फिंगर टिप्स, हाथ की बनावट, हाथ के प्रकार, नॉट्स वगैरह सब शामिल हैं। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम उंगलियों की नोक के बारे में समझेंगे और उसके बाद उंगलियों और बाकी चीजों के बारे में भी जानेंगे। अगर हम उंगलियों की नोक, जिन्हें हम फिंगर टिप्स भी कहते हैं, उनकी बात करें तो यह आमतौर पर 3 तरह की होती हैं। इसमें पहली कैटेगरी है स्क्वायर टिप्स, यानी ऐसी उंगलियां जिनकी नोक थोड़ी चौकोर आकार की होती है। अब ऐसे लोगों की खासियत क्या होती है दोस्तों? ऐसे लोग व्यवहारिक, यथार्थवादी और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें तरीका और डिसिप्लिन बहुत पसंद आता है, विशेषकर यदि व्यक्ति मकर यानी कैप्रिकॉर्न, वृषभ, टॉरस या कन्या राशि का हो तो। दूसरी कैटेगरी है पॉइंटेड फिंगर टिप्स वाले लोगों की। तो ये लोग काफी दुर्लभ होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, और ऐसे लोग पाए जाते हैं जो भौतिक और व्यवहारिक जीवन में रुचि नहीं रखते। वो लोग कल्पना, आदर्शवाद और सपनों की दुनिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर इनमें काव्य, संगीत, म्यूजिक या आर्ट, इन सब की प्रतिभा होती है, लेकिन व्यवहारिकता और कार्यशीलता की कमी के कारण ये उन्हें पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पाते हैं। तीसरी और आखिरी कैटेगरी है राउंडेड टिप्स वाले लोगों की, यानी गोल सिरे वाली उंगलियां वाले लोग, मतलब ऐसे लोग जिनकी उंगलियों की नोक गोल होती है। तो ऐसे लोगों की खासियत यह होती है कि ये चकोर, यथार्थवादी और नुकीले सपने देखने वाले लोगों के बीच का संतुलन होते हैं। ये लोग सामान्य होते हैं जो जीवन की अच्छी चीजों की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों और व्यवहारिकता को भी समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है ये लोग बैलेंस्ड होते हैं अगर हम पहली 2 कैटेगरी के लोगों से तुलना करें तो। दोस्तों, फिंगर टिप्स के बाद आगे बढ़ते हैं और उंगलियों की बात करते हैं। तो उंगलियों में सबसे पहली उंगली आती है तर्जनी, या जिसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। तो अंगूठे के पास वाली उंगली को इंडेक्स फिंगर कहते हैं। यह ईगो, लीडरशिप, पहचान और प्रतिष्ठा की चाहत को दर्शाती है। अगर इंडेक्स फिंगर तीसरी उंगली से भी लंबी है तो ऐसे लोग शक्ति और नेतृत्व चाहते हैं। ये लोग थोड़े अहंकारी और हावी होने वाले होते हैं। लेकिन अगर तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर सामान्य से छोटी है तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी नहीं होते। उनका एम्बिशन लेवल कम होता है और आत्मविश्वास भी कम होता है। ये नेतृत्व करने के बजाय अनुसरण करना पसंद करते हैं। ये लोग फॉलोवर वाली कैटेगरी में होते हैं। दूसरे नंबर की उंगली है मिडिल फिंगर। तो तर्जनी के बाद वाली उंगली को मिडिल फिंगर कहते हैं। अगर यह सबसे लंबी है तो इसे सामान्य माना जाता है। यह संतुलित दिमाग, समझदारी और गंभीरता का प्रतीक है। अगर मध्यम उंगली बहुत लंबी है, ऐसे लोग एकांत पसंद करते हैं और ये लोग ज्यादा सामाजिक नहीं होते और इनको अकेला रहना ही अच्छा लगता है। अगर मध्यम उंगली छोटी है तो ऐसे लोग संकीर्ण सोच वाले होते हैं, नैरो माइंडेड लोग होते हैं और ज्यादा ध्यान पैसे पर देते हैं। तीसरी फिंगर पे जिसे कहते हैं अनामिका उंगली। मध्यम उंगली के बाद वाली तीसरी उंगली को रिंग फिंगर कहते हैं, मतलब अनामिका उंगली। यह सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, फेम, सोशल स्किल्स को दर्शाती है। अगर अनामिका उंगली या रिंग फिंगर सामान्य लंबाई की है तो ऐसे लोग आत्मविश्वासी, उत्साही और मिलनसार होते हैं। अगर रिंग फिंगर तर्जनी उंगली से मींस इंडेक्स फिंगर से लंबी है तो ऐसे लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं। और अगर आपकी ये उंगली बहुत ही ज्यादा लंबी हो तो ये लोग एडवेंचर और लक वाले खेल जैसे जुआ, लॉटरी वगैरह में रुचि रखते हैं। और अगर बात करें ऐसे लोगों की जिनकी रिंग फिंगर बहुत छोटी होती है तो ये लोग बहुत कम उत्साही होते हैं। तो सबसे छोटी उंगली होने के बावजूद लिटिल फिंगर का पामिस्ट्री में सबसे ज्यादा महत्व है। अगर यह रिंग फिंगर की पहली गांठ तक पहुंचती है तो इसे सामान्य माना जाता है। अगर वो इससे नीचे है तो इसे छोटा माना जाता है। ऐसे लोग
जिनकी कनिष्का उंगली सामान्य लंबाई की होती है, वो लोग बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, नए संपर्क या कॉन्टेक्ट्स बनाने में माहिर होते हैं और इन लोगों का नर्वस सिस्टम बहुत मजबूत होता है। ये लोग बुद्धिमान और बहुत ही मिलनसार होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनकी कनिष्का उंगली या लिटिल फिंगर लंबी होती है। तो ऐसे लोग राजनीति, व्यापार और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत वो लोग जिनकी लिटिल फिंगर छोटी होती है, तो ऐसे लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं और अपने मन की बात आसानी से सामने नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस किया उंगलियों के बारे में। अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं फैलेंजिस को। तो उंगलियों की दो गांठें, जिन्हें हम नॉट्स भी कहते हैं, उनसे बढ़कर 3 हिस्सों में बटी हुई होती हैं, जिनको फैलेंजिस कहते हैं। तो पहला हिस्सा फर्स्ट फलांज, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसमें नाखून और उंगली का सिरा आता है और यह हमारे मानसिक संसार मीन्स मेंटल वर्ल्ड को दर्शाता है। दूसरा हिस्सा हमारे व्यवहारिक संसार मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड को दर्शाता है और तीसरा हिस्सा, जिसे थर्ड फलांज भी कहते हैं, यह हमारे सहज या प्रवृत्ति जन्य संसार, जिसे हम इंग्लिश में इंस्टिंक्टिव वर्ल्ड भी कहते हैं, उसको दर्शाता है। तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच की गांठ को फर्स्ट नॉट कहते हैं और दूसरे और तीसरे के बीच की गांठ को सेकंड नॉट कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंगूठा मीन्स थंब के बारे में। तो हाथ की रेखाओं के अध्ययन में अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक। अंगूठे का सिरा चौकोर, गोल या नुकीला है, तो यह बताता है कि व्यक्ति व्यवहारिक, कलात्मक या आदर्शवादी स्वभाव का है। तो अगर हम बात करें अंगूठे की कैटेगरीज की, तो उसमें सबसे पहले आता है स्टिफ थंब। तो यदि अंगूठा कठोर और अकड़ा हुआ होता है तो उसका सिरा पीछे की ओर अधिक नहीं मुड़ता, इट इज स्टिफ। तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत जिद्दी है, अपने विचारों पर अड़ा रहता है, बदलते हालात में आसानी से ढल नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति खर्च करने के बाद बचत करने में संतोष पाता है और फिर स्वभाव से अधिक उदार भी नहीं होता। अंगूठे की दूसरी कैटेगरी है फ्लेक्सिबल थंब, जो कि पहले वाले से बिल्कुल उल्टी है। तो यदि अंगूठे का ऊपरी हिस्सा नेल फैलेंज बिना किसी रोक टोक के पीछे की ओर आसानी से मुड़ जाता है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति स्वभाव से उदार, दानी, खर्च करने और बांटने में प्रसन्न रहता है। यह व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा वाला, परिवर्तनशील, सहनशील, लचीला, अनेक चीजों में रुचि रखने वाला और नए विचारों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तीसरी कैटेगरी है लार्ज थंब, ऐसे लोग जिनका अंगूठा काफी बड़ा होता है। तो यह शक्ति, उपलब्धि, योग्यता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आंतरिक बल का प्रतीक है। बड़े अंगूठे वाला व्यक्ति एक नेता और कर्मशील व्यक्ति हो सकता है। हाथ के अन्य कारकों में यह अंगूठा शक्ति और प्रभाव जोड़ता है। अगली कैटेगरी होती है स्मॉल थंब, ऐसे लोग जिनका अंगूठा छोटा होता है। तो छोटा अंगूठा एक कमजोर स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने की बजाय दूसरों का अनुसरण करता है। वो लोग फॉलोवर्स होते हैं। इसमें जीतने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, इसलिए यह आसानी से हार मान लेता है। छोटे अंगूठे से हाथ की अन्य अच्छी विशेषताओं की शक्ति भी कम हो जाती है। अगली कैटेगरी होती है मीडियम थंब, ऐसे लोग जिनका थंब मीडियम साइज का होता है। यह ना तो बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा, बल्कि सामान्य आकार का होता है। यह अपने स्वामी को सामान्य स्तर की सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। तो अंगूठे का पहला फॉलेंज, जिसमें नाखून होता है, इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय से संबंधित है। दूसरा फॉलेंज तर्क और बुद्धि से संबंधित है। सामान्य हाथों में दूसरा फॉलेंज पहले फॉलेंज से थोड़ा लंबा होता है। यह इच्छा शक्ति और तर्क का सामान्य संतुलन दर्शाता है, जो उन लोगों में पाया जाता है जो योजनाएं बनाते हैं और फिर उन्हें दृढ़ निश्चय से सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। लेकिन यदि दूसरा फॉलेंज पहले से काफी ज्यादा लंबा है, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है और योजनाएं बनाता है, लेकिन उनमें क्रियान्वयन की इच्छा शक्ति और दृढ़ता की कमी रहती है। वो इतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं उन योजनाओं का जो उन्होंने थोड़े टाइम पहले बनाई थी। जब नाखून वाला फॉलेंज मतलब कि पहला फॉलेंज दूसरे फॉलेंज से लंबा हो, तो तर्क शक्ति इच्छा शक्ति के सामने दब जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे पहले कार्य करता है और बाद में सोचता है। ऐसे लोग कई बार जरूरत से ज्यादा जिद्दी और हठी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अंगूठों के बाद अब बात करते हैं माउंट्स की। तो पामिस्ट्री में हथेली को 9 जोन में बांटा गया है। इन्हें हम माउंट्स या फिर पर्वत भी कहते हैं। हर माउंट हमारे मानसिक, शारीरिक स्वभाव से जुड़ी बातें बताता है। कुछ हाथों में ये माउंट्स उभरे हुए मींस प्रोमिनेंट होते हैं, जिन्हें डेवलप्ड माउंट्स कहते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैट या फिर सपाट है या फिर दबे हुए हैं, तो इन्हें सप्रेस्ड माउंट कहा जाता है। पहले माउंट की बात करें तो नंबर आता है बृहस्पति मींस जुपिटर माउंट का। और यह हाथ में कहाँ होता है? तो दोस्तों, जुपिटर माउंट इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे हथेली के आधार पर स्थित होता है। यह माउंट महत्वाकांक्षा, आत्मसम्मान, वफादारी, ईगो और नेतृत्व मींस लीडरशिप का प्रतीक है। अगर ये माउंट उभरा हुआ है तो वह व्यक्ति महत्वाकांक्षी, ईमानदार और आदर्शों पर चलने वाला होता है। अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ है तो वह व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक या अहंकारी हो सकता है। लेकिन अगर वह माउंट बहुत दबा हुआ है तो उस व्यक्ति में यह महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है। इंडेक्स फिंगर भी जुपिटर की ही खूबियां दिखाती है।
तो दोस्तों लिस्ट में दूसरा माउंट आता है माउंट ऑफ सैटर्न, मतलब शनि पर्वत। और यह हथेली में कहाँ होता है? तो दोस्तों यह मिडिल फिंगर के ठीक नीचे होता है। और यह क्या दर्शाता है? यह संवेदनशीलता, गंभीरता, समझदारी और विश्लेषण करने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसे लोग एनालिसिस करने में बहुत माहिर होते हैं। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। तो ऐसे लोग जिनका यह माउंट उभरा हुआ होता है वो लोग बहुत गंभीर, बुद्धिमान, योजनाबद्ध मीन्स अच्छे स्ट्रेटेजी बनाने वाले और अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे लोग जिनकी हथेलियां लंबी और लंबी उंगलियां होती हैं उनमें सैटर्न की खूबियां और बढ़ा देती है। और ऐसे लोग जिनकी हथेलियां चौड़ी होती हैं तो इसका असर कम कर देती है। मिडिल फिंगर भी सैटर्न की खूबियों से ही जुड़ी होती है। दोस्तों तीसरा माउंट है अपोलो या फिर सूर्य पर्वत, और यह रिंग फिंगर के ठीक नीचे होती है। यह शोहरत, उत्साह, कला, प्रेम, आत्मविश्वास और पहचान की चाहत को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति का माउंट काफी उभरा हुआ है तो वो लोग काफी खुशमिजाज, खुले विचारों वाले और आर्ट में रुचि रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर सन और जुपिटर दोनों ही विकसित हैं, दोनों ही माउंट उभरे हुए हैं, तो ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जिन यह माउंट दबा हुआ है तो वो व्यक्ति दिखावे या शोहरत की इच्छा नहीं रखते। रिंग फिंगर भी सन से जुड़ी हुई खूबियां ही दिखाती है। अगला माउंट है दोस्तों मरकुरी का, माउंट ऑफ मरकुरी या मरकुरी पर्वत, और यह लिटिल फिंगर के ठीक नीचे होता है। यह व्यवहारिक सोच, बिजनेस की समझ, चतुराई और तेज बोलने की कला का प्रतीक है। ऐसे लोग जिनमें यह माउंट उभरा हुआ होता है वो लोग अच्छे वक्ता, विज्ञान और व्यापार में निपुण होते हैं। वैसे लोग काफी तेज तर्रार और चतुर लोग होते हैं। अगर यह माउंट बहुत ही ज्यादा उभरा है तो व्यक्ति सेल्फिश हो सकता है, वो काफी स्वार्थी होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका यह माउंट दबा हुआ है वो लोग सीधे साधे और भोले वाले व्यक्ति होते हैं। लिटिल फिंगर भी मर्क्यूरी की ही खूबियां दिखाती है। अगला माउंट है दोस्तों मून पर्वत, माउंट ऑफ मून। तो दोस्तों यह हथेली के निचले हिस्से में होता है, मरकुरी के पास कलाई की ओर। यह कल्पना शक्ति, अंतर्ज्ञान और बदलाव की चाह का प्रतीक है। ऐसे लोग जिनका यह माउंट उभरा हुआ होता है वो लोग काफी कल्पनाशील और यात्राओं के शौकीन होते हैं, लेकिन स्वभाव से बहुत बेचैन किस्म के होते हैं। छठा माउंट है वीनस, माउंट ऑफ वीनस। तो यह अंगूठे के बिल्कुल ठीक नीचे होता है। यह शारीरिक ताकत, आकर्षण, प्रेम, उदारता और सुंदरता के प्रति लगाव को दर्शाता है। ऐसे लोग जिनका ये माउंट सामान्य होता है वो लोग स्वस्थ, आशावादी, रिश्तों को महत्व देने वाले और खुशमिजाज होते हैं। और ऐसे लोग जिनका ये माउंट काफी ज्यादा जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ होता है तो यह अत्यधिक कामुकता की ओर इशारा करता है। लेकिन दबा हुआ माउंट आत्मविश्वास और शारीरिक ताकत की कमी दिखाता है। दोस्तों सातवां माउंट है अग्रेसिव मार्स। तो यह जुपिटर के नीचे होता है। यह हिम्मत, बहादुरी और दबदबे का प्रतीक है। अगर यह माउंट उभरा हुआ है तो ऐसे लोग ज्यादातर हावी और साहसी होते हैं। आठवां माउंट आता है डिफेंसिव मार्स का। तो यह मरकुरी और मून के बिल्कुल बीच में होता है। ऐसे लोग धैर्य और सहन शक्ति के प्रतीक होते हैं। अगर दोनों मार्स, एग्रेसिव और डिफेंसिव, दोनों विकसित हैं तो ऐसे व्यक्तियों में एग्रेशन और धैर्य दोनों होते हैं। दोस्तों लास्ट माउंट है प्लेन ऑफ मार्स। तो यह हथेली में कहाँ पे होता है? तो यह मार्स और वीनस के बीच का क्षेत्र होता है। जिनमें प्लेन ऑफ मार्स काफी विकसित हो तो ऐसे लोग काफी ऊर्जावान मीन्स एनर्जेटिक और ताकतवर होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर प्लेन ऑफ मार्स दबा हुआ है तो ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा की कमी और चिड़चिड़ापन होता है। अब आते हैं दोस्तों हस्तरेखा शास्त्र के दूसरे भाग पर, जिसे हम कहते हैं कायरोमैंसी। इसका मतलब है हथेली की रेखाओं का अध्ययन। हमारी हथेली पर कई प्रकार की रेखाएं होती हैं और हर रेखा हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती है। इन रेखाओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला मेन लाइंस, जिन्हें हम मुख्य रेखा भी कहते हैं। सेकंड सेकेंडरी लाइंस। थर्ड लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस और अदर लाइंस। तो दोस्तों मुख्य रेखाएं जिन्हें हम मेन लाइंस भी कहते हैं, यह रेखाएं लगभग हर व्यक्ति में पाई जाती हैं और ये फिर से मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा। यह रेखा शरीर की शारीरिक क्षमता, ऊर्जा और पारिवारिक जीवन के बारे में बताती है। दूसरे नंबर पे आती है हेडलाइन, मस्तिष्क रेखा। तो यह व्यक्ति की बुद्धि, स्मरण शक्ति और मानसिक क्षमता को दर्शाती है। तीसरी है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। तो यह व्यक्ति की भावनाएं, संवेदनशीलता, हृदय स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है। दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंडरी लाइंस की। तो ये रेखाएं हर हाथ में नहीं होती, लेकिन अगर हों तो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मूलतः 5 टाइप की होती हैं, जैसे कि शनि रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, मंगल रेखा, विवाह रेखा वगैरह। अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो पहली है शनि रेखा, लाइन ऑफ सैटर्न मीन्स फेट लाइन। इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं। यह जीवन संघर्ष, करियर, धन और जीवन में होने वाले बड़े बड़े परिवर्तनों के बारे में बताती है। दूसरी आती है लाइन ऑफ सन, सूर्य रेखा। यह शनि रेखा की सहायक रेखा मानी जाती है और इसे सफलता या भाग्य रेखा भी कहा जाता है। तीसरी आती है लाइन ऑफ मरकुरी
और लाइन ऑफ हेल्थ, इसे स्वास्थ्य रेखा या हिपाटिका भी कहते हैं। यह बुद्धिमानी, चतुराई और भौतिकवाद दृष्टिकोण को दर्शाती है। दोस्तों चौथी आती है लाइन ऑफ मार्स, मंगल रेखा। यह जीवन रेखा के समांतर चलती है और इसे सहारा देती है। पांचवी आती है मैरिज लाइन और लाइन ऑफ सेक्सुअलिटी, जिसे हम विवाह रेखा भी बोलते हैं। इसे एसोसिएशन लाइन भी कहते हैं, लेकिन इसका मुख्य संकेत व्यक्ति के विपरीत लिंग के साथ यौन या वैवाहिक संबंध को दर्शाना होता है। दोस्तों तीसरी कैटेगरी है जिन्हें हम अदर लाइंस भी कहते हैं। मेन और सेकेंडरी लाइंस या रेखाओं के अलावा हथेली पर कुछ और रेखाएं भी पाई जाती हैं। ये भी जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। इसमें एक रेखा होती है संतान रेखा, लाइन ऑफ चिल्ड्रन। यह रेखा संतान सुख और बच्चों से जुड़ी जानकारी देती है। दूसरी है ट्रैवल लाइंस। इन रेखाओं से जीवन में होने वाली यात्राओं और विदेश गमन के बारे में संकेत मिलते हैं। तीसरी है ग्रिडल ऑफ वीनस। यह रेखा भावनाओं और प्रेम जीवन से जुड़ी होती है। चौथी है द रिंग ऑफ सैटर्न, शनि विलय। यह रेखा व्यक्ति की आध्यात्मिकता और एकांत प्रिय स्वभाव को दर्शाती है। पांचवी है रिंग ऑफ सोलोमन। यह रेखा ज्ञान, अंतर्ज्ञान और गूढ़ विद्या में रुचि का प्रतीक है। छठी रेखा आती है द इंट्यूशन लाइन। यह रेखा गहरी समझ और छठी इंद्रिय द सिक्स्थ सेंस को दर्शाती है। दोस्तों अगर क्वालिटी ऑफ लाइंस की बात करें तो जितनी पतली और गहरी रेखाएं होंगी उसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर रेखाएं उथली और चौड़ी हैं तो यह संघर्ष और कठिनाई का संकेत देती हैं। और रेखाओं का वो हिस्सा जो उथला और चौड़ा हो, उस समय जीवन में बाधाएं और समस्याएं अधिक रहती हैं। तो दोस्तों अब तक हमने काफ़ी जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर कि इस जानकारी के आधार पर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का समय कैसे निकालें। मतलब हर कोई यह जानना चाहता है कि जीवन में समृद्धि का समय कब आएगा। रेखाओं के विवरण में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शुभ और अशुभ घटनाओं का समय निकालने की विधि क्या है। तो दोस्तों हाथ की रेखाएं केवल किसी घटना के अनुमानित समय का संकेत दे सकती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन रेखा व्यक्ति के शारीरिक क्षमता को दर्शाती है, अभी ये समझते हैं कि वो हाथ में कहाँ पे मिलती है और यह रेखा क्या दर्शाती है। तो दोस्तों यह रेखा गुरु पर्वत, जिसको माउंट ऑफ जुपिटर भी कहते हैं, उसके और एग्रेसिव मार्स के बीच से शुरू होकर कलाई पर समाप्त होती है। और इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। रेखा का आरंभिक भाग जो स्टार्टिंग में होता है वो हमारे बचपन को दर्शाता है। बीच का भाग युवावस्था और अंतिम भाग बुढ़ापे को दर्शाता है। अब दोस्तों समय अंकित करने की क्या विधि है, आइए उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए एक रेखा शुक्र पर्वत के केंद्र से छोटी उंगली के आधार के बाहरी किनारे तक खींचें। जिस बिंदु पर यह रेखा जीवन रेखा को काटती है वह 35 वर्ष की आयु मानी जाती है। दूसरी क्षैतिज रेखा शुक्र पर्वत के केंद्र से हथेली के बाहरी किनारे चंद्र पर्वत की ओर खींचें। जिस बिंदु पर यह रेखा जीवन रेखा को काटती है वह 49 वर्ष की आयु मानी जाती है। अब तीसरी रेखा शुक्र पर्वत के केंद्र से ब्रेसलेट की ओर खींचें। जिस बिंदु पर यह रेखा जीवन को काटती है वह 63 साल की उम्र मानी जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? जीवन रेखा का आरंभिक बिंदु 0 वर्ष मतलब जन्म, वो आपके जन्म का समय हो गया। जीवन रेखा का आरंभिक बिंदु आपका जन्म दर्शाता है और जीवन रेखा का अंतिम बिंदु जो कि कलाई के पास है वो लगभग 98 वर्ष की आयु दर्शाता है। जब हम 0 से 98 वर्ष तक का जीवन काल और 3 मुख्य आयु बिंदुओं 35, 49 और 63 वर्ष को समझ लेते हैं, अन्य आयु बिंदुओं को भी आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र की कुछ आधारभूत बातें समझी, यानी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि हाथों की बनावट, उंगलियों के प्रकार, अंगूठा, पर्वत और रेखाओं के संकेत। लेकिन दोस्तों यह तो बस एक शुरुआत है, असली गहराई अभी बाकी है। पामिस्ट्री में हर एक रेखा, हर एक पर्वत, हर एक निशान अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी छुपाए होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इन रहस्यों को और विस्तार से खोलें तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। हम अगली बार आपके लिए एक एडवांस पामिस्ट्री वीडियो बनाएंगे जहां आपको और भी गहन और भी रोचक जानकारी मिलेंगी। तो अभी के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी ये सीखने की यात्रा और लंबी चल सके। और हाँ, याद रखिए, भाग्य वही लिखता है जो आपके कर्म तय करते हैं। हथेलियाँ तो बस उसका एक आईना होती हैं। धन्यवाद।